हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, 9th क्लास का साइंस में। फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के जो मैटर है। बट एक्चुअल में मैटर क्या है, राइट? तो एक जनरल से क्वेश्चन हमारे पास आंसर आता है कि जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो क्या है, मैटर है, राइट? लेकिन क्या ये डेफिनेशन इनफ है? बिल्कुल नहीं, राइट? मैटर के लिए तीन चीजें होना काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्पेस। सेकेंड वन, मास। यहां से मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। एंड थर्ड चीज हो गई आपका वॉल्यूम, राइट? अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर स्पेस, मास एंड वॉल्यूम है तो वो मैटर है, राइट? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई space, mass and volume is called मैटर, राइट? यानी कि हमारे आसपास कोई सी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो और अगर उसमें खुद का स्पेस हो, उसका मास हो और उसकी वॉल्यूम हो तो वो मैटर होगा, राइट? तो क्या हमारे पास जो भी हम देख रहे हैं क्या वो सारी चीजें मैटर है? जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड मैटर है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैटर है, फॉर एग्जाम्पल इंक, राइट, जो है इसकी वो भी एक मैटर है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे? मार्कर, व्हाइट बोर्ड एंड ETC, राइट? बच्चे क्वेश्चन आ रहा है मन में, क्या जितनी भी हमारे पास एनर्जी है या एनर्जी की फॉर्म्स हैं, राइट, क्या वो भी मैटर के पार्ट हैं? क्या उन्हें भी हम मैटर कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। सर क्यों? ऐसा क्यों है कि हम एनर्जी को मैटर कंसीडर नहीं कर सकते? बच्चों रीजन काफी ऑब्वियस है, क्योंकि किसी भी एनर्जी का अपना कोई स्पेस नहीं होता, अपना कोई मास नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होती। इसीलिए एनर्जी इज नॉट कंसीडर एज मैटर, राइट? तो एनर्जी या एनर्जी की फॉर्म्स को हम मैटर में कंसीडर नहीं करते, राइट? तो फर्स्ट आप ये नोट डाउन करें और ये ब्लॉक डायग्राम आप अपने याद करने के लिए जरूर ड्रॉ करें। जैसे आप ये नोट करें फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा भी आपको बताया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी मैटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना तो उनमें मास है, ना स्पेस है और ना ही वॉल्यूम है। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जरा वो भी देखते हैं।
any form of energy is not considered as matter because it doesn't have space, mass and volume. राइट? तो आप इसको प्लीज यहां तक नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों ने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, राइट? जैसे कि स्पेस, मास एंड वॉल्यूम। लेकिन क्या अभी तक बच्चों ने ये देखा कि मैटर बना कैसे है, कैसे फॉर्म होगा, राइट? इस पे इंडियन फिलोसोफर ने एक चीज हमें बताई थी और उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट हम मैटर क्लासिफाई करते थे 5 तरीके से। आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट, मैटर क्लासिफाई एज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। कि पहले जो था मैटर उसे हम 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई करते थे, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। और इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे? पंच तत्व। इन सारे एलिमेंट को हम क्या कहते थे? पंच तत्व, राइट? इट इज क्लियर? लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, राइट? स्टॉप। हमने किसी भी मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया, तो उसमें हमारा फर्स्ट टर्म आती है पार्टिकल, राइट? एक्चुअल में ये माना गया कि जो मैटर है, राइट, वो पार्टिकल से बनता है, ठीक है? और जो पार्टिकल है वो क्या है? इट इज अ स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट, कि ये बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, राइट? एंड इट इज स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और ये हमारी इमेजिनेशन से भी काफी छोटा है, राइट? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे मन में यह आता है कि अगर ये इतना छोटा है, कौन? पार्टिकल, राइट? तो ये हमारे पास जो जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जो बड़ी हैं या जो छोटी हैं, वो बनी कैसे, राइट? ये बनी है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, राइट? ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं कि अगर आप एक पार्टिकल को उठाओगे तो उसे आप इजीली नहीं देख सकते, राइट? कभी कभी आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए, लेकिन जब ये कलेक्टिवली आते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक दूसरे का, राइट, तब ये बड़ी से बड़ी चीजें बनती हैं और तब हम इन्हें इजीली देख सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मैटर है और उसमें हमने क्या करा, वहां पे हमने उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा, राइट? तो अगर हमने किसी भी मैटर में अगर उसका टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज करा, राइट? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगी हीट एनर्जी, राइट? और अगर हीट एनर्जी मिलेगी तो उससे वो क्या करेंगे? अब उन्हें एनर्जी मिली है, हीट एनर्जी, राइट? तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ के वो मूवमेंट चालू करेंगे, राइट? क्या करेंगे बच्चों? मूवमेंट करेंगे। और जितनी ज्यादा उन्हें एनर्जी मिलेगी उतनी ज्यादा ही वो मूवमेंट करेंगे, और जितनी ज्यादा उनके बच्चों मूवमेंट हो रही है
उतनी ही ज्यादा बच्चों, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर मैटर में डेवलप होगी। यानी इन शॉर्ट हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, सॉरी, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर है बच्चों? तो चलिए प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अट्रैक्शन की, राइट। हमारे पास मैटर है, मैटर में पार्टिकल है, और पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर कैसे और क्यों? बच्चों एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक ऐसा फोर्स होता है जो एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। बचपन में हम मैग्नेट के साथ खेलते थे, तो हम ये देखते थे कि अगर मैग्नेट अगर पास में है तो वो इजीली क्या होते थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। और अगर मैग्नेट को अगर दूर रखो तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता था, राइट। ये कुछ बच्चे वैसा नहीं है, राइट, कि अगर पार्टिकल अगर पास में है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल दूर है, राइट, माइंड माय वर्ड्स बच्चों, कि अगर पार्टिकल अगर दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर पार्टिकल पास में है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे विल अट्रैक्ट, लेकिन अगर पार्टिकल अगर दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं कैसे लिखते कैसे, राइट। इन मैटर every particle attract each other because of intermolecular force of attraction, right? Intermolecular force of attraction, यानी कि मैटर में हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, राइट। और अभी आपको क्या समझाया गया था कि अगर पार्टिकल बिल्कुल पास में है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, वहां पे वो यूज होगा, और अगर पार्टिकल का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्टेंस के साथ, ठीक है, या उन दोनों के बीच के स्पेस के साथ वेरी करती है। तो इसको याद रखने के लिए बच्चों एक सिंपल वे में भी हम लिख सकते हैं, और वो वे क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर intermolecular force of attraction is inversely proportional। बच्चे ये मान के चलो, ये ट्रिक है बेटा जी याद करने के लिए, राइट, ताकि आप चीजें भूलो नहीं, राइट। हम हमेशा कुछ चीजें ऐसे मान के चलनी चाहिए हमें कि जिससे हम अपना काम इजी कर सकें। तो ये भी बच्चों एक ट्रिक है जिससे आप चीजों को याद कर सकें। आइए तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, intermolecular space,
राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज अगर बढ़ रही है बच्चों, तो बच्चों ये चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। बच्चों क्यों होगी पता है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। क्लियर है या नहीं, राइट। तो मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है बेटा जी, बहुत कम है। और अगर स्पेस अगर ज्यादा है, राइट, तो अट्रैक्शन कितना होगा बच्चों, कम होगा। ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ।